हेलो हेलो, क्या हाल चाल है बच्चों? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि आज अपन लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए सेकंड चैप्टर, यानी कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, आपकी क्लास 6th साइंस की नई एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी वाली बुक से। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर होने वाला है ये। तो करना क्या है, बस आलती पालती मार के बैठो, ईयरफोन लगाओ, हाथ में कॉपी पेन जरूर ले लेना या फिर ये बुक ले लेना, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कर रखा है एकदम सही वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, उतना उतना पार्ट हाईलाइट। तो होगा क्या, आप मेरे साथ करते चलो हाईलाइट और समझते चलो पूरा चैप्टर, और बाद में बस ये हाईलाइट पढ़ के आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फुल ऑन एनर्जी के साथ आ जाओ और पढ़ते हैं। ये चैप्टर बहुत सिंपल होने वाला है। चलो जी, अरे आजा, आ गया। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अपने आसपास देखो कितने अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, कितने टाइप की फिशेस हैं, कितने टाइप की बर्ड्स हैं, कितने टाइप के प्लांट्स हैं। सो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है एक कहानी से। कहानी मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, हमें पढ़ के मतलब हमें फटाफट वीडियो बनानी है। तो कहानी में होता क्या है, मिसेस सुखेजा जी हैं, वो इन सारी क्लास के बच्चों की टीचर है साइंस की। उन्होंने बोला है कि चलो बच्चों, इस बार हमें स्कूल ने परमिशन दे दी है और हम सब कहाँ जा रहे हैं? हम सब जा रहे हैं नेचर्स वॉक में। बड़ा हम अपने साथ दो गेस्ट को बुला रहे हैं। एक तो ये है डॉक्टर साइंटिस्ट, इनका नाम है डॉक्टर रघु, एंड एक दूसरा है हमारे मनीराम चाचा। कौन? मनीराम चाचा। अब मनीराम चाचा जो है वो इसीलिए बुलाए गए हैं क्योंकि ये काफी एजेड आदमी है और ये पूरे नेचर वॉक के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब उनको सारे चिड़ियाओं की आवाज तक निकाल लेते हैं। ये सोचो, इतना कुछ पता है मनीराम चाचा को, तो उनको हल्के में नहीं लेने का। ठीक है, तो जब ये सारे बच्चे वहां जाते हैं तो डॉक्टर रघु उनसे बोलते हैं कि देखो बच्चों, किसी भी चीज को बदतमीजी से हाथ मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्रोटेक्टेड है। और मनीराम चाचा भी समझाते हैं कि सिर्फ हाथ ही मत लगाना, ऑब्जर्व करो, देखो कि ये कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हैं, ये कैसी कैसी जगह पे रह रहे हैं। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बंदर यहाँ से वहां कूद रहे हैं, चिड़ियां चू 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 कर रही हैं, एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल चीज जो पढ़नी है उसको पढ़ते हैं। उससे पहले रास्ते में आपको एक जगह ये भी टास्क दिया गया है इन्होंने कि भाई जाके फूल पत्ती तोड़ के लाओ अपने स्कूल से, अलग अलग जगह से, एंड देन क्या उसके बारे में क्या फिगर आउट करो। उसका नाम क्या है, उसकी स्टेम कैसी है, उसकी लीव्स कैसी हैं, फ्लावर्स आता है कि नहीं आता है, या कुछ और खास ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये हिबिस्कस प्लांट के बारे में जरूर, तुलसी और ग्लास, 3 एग्जाम्पल लिए पढ़ सकते हैं आप लोग। तो हाँ जी, अब आ गए अपन असली चीज पे, इंपोर्टेंट। तो क्या है इंपोर्टेंट कि भैया व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व्ड। तो जो प्लांट्स आपने ऑब्जर्व करे उसमें क्या सिमिलैरिटीज, क्या डिफरेंस थे, आइए देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स सच एज टॉल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, या हार्ड होते हैं, या सॉफ्ट स्टेम हो सकती है, different shapes of leaves and their arrangement on the stems or branches, flowers varying in color, shape and scent। exactly, आपको को भैया ये तो सब हमें पता था, इसी से तो चैप्टर बनेगा कि तुम्हें सब पता है, बट अब उसको, उस प्रीवियस नॉलेज को यूज करके हम कुछ नई नॉलेज पकड़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि भाई आपने जो प्लांट्स ऑब्जर्व करे उनके अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, किसी के पास पत्ते हो सकते हैं, किसी के पास नहीं हो सकते, किसी के पास फूल हो सकते हैं, किसी के पास फूल में कुछ एक टाइप की खुशबू हो सकती है। सो ये सब हो सकता है। ठीक है, now you would have observed that some animals live on land while some others live on trees, है ना। अब अभी क्या हुआ, जैसे ही हमने जैसे प्लांट्स देखे, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली हम लोग एनिमल्स की ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ एनिमल जो है वो लैंड पे रहते हैं, जैसे ट्रीज पे, कुछ एनिमल जो है, जो फिशेज हैं वो वाटर में रहती हैं। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, कुछ तो पानी पे भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, गजब क्रेजी। और कुछ हैव अ वैरायटी ऑफ फूड्स दे कंज्यूम एंड मूवमेंट दे एक्सिबिट। तो अगेन हम देख पा रहे हैं कि काफी डिफरेंस है फीचर्स में, इन टर्म्स ऑफ इवन प्लांट्स ऑल्सो एंड एनिमल्स ऑल्सो, सबके उसमें फीचर्स में डिफरेंस है। The variety of plants and a very super important, याद रखो बच्चों, जहां पे मैंने कर दिया हाईलाइट येलो, समझ लो ये तो एकदम राम बाण है कि इसको हाईलाइट कर लो, इसमें से क्वेश्चन पक्का बनेगा, 100% बनेगा ही बनेगा। तो इसको एकदम तगड़ा हाईलाइट करो, तगड़ा, समझ रहे हो, दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए, भूलिए आगे की लाइन में, कोई बात नहीं।
तो देखो, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। सो क्या होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि भाई बायोडाइवर्सिटी वर्ड का मतलब ही क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर रीजन मीन्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन, है ना। बायोडाइवर्सिटी मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। Each member in the biodiversity of a region has a different role to play. For example, trees provide food and shelter to some birds and other animals. Animals help in spreading seeds after eating fruits and so on. So ये क्या है? ये पूरी एक साइकिल है जहाँ सब सबकी मदद कर रहे हैं। एक बायोडाइवर्सिटी में क्या हो रहा है? एनिमल्स मदद कर रहे हैं ट्रीज की या प्लांट्स की, और प्लांट्स मदद कर रहे हैं एनिमल्स की कि भाई उनको शेड दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। सेम गोज फॉर एनिमल्स, एनिमल्स भी उनका सारा हेल्प कर रहे हैं, तो सब मस्ती से आपस में रह रहे हैं। सवाल अब ये बना कि ठीक है भैया, दुनिया बहुत वेराइटी है, एकदम लाखों करोड़ों प्लांट हो गए दोस्तों और लाखों करोड़ों एनिमल हो गए। अब इसको जी ग्रुप कैसे करें? क्योंकि हमें तो करनी है साइंस की स्टडी, और स्टडी करने के लिए हमें पता होने चाहिए ग्रुप्स, वरना एक एक लाख प्लांट थोड़ी बढ़ते रहेंगे, हमें उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। So what we can do is दोस्तों, we can group them based on similarities and differences among them। हम क्या कर सकते हैं? हम उनके बीच की similarities and differences को पकड़ के उसके बेसिस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। एंड आइए तो करते हैं वही चीज़। तो ये एक्टिविटी को कुछ देर के लिए मारते हैं स्किप एंड आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे। आई एम सो सॉरी दोस्तों। तो अब ग्रुपिंग, मान लो बहुत सारे प्लांट तुम्हें मैंने दे दिया, अलग अलग बहुत प्लांट दे दिए। अब तुमसे बोला रैंडम तुम भी ग्रुपिंग करो, तुम भी बेटा ग्रुपिंग करो, तुम भी ग्रुपिंग करो। सबके अलग अलग हो सकता है। देखो, मे भी कोई बोले कि भाई मैंने स्टेम के बेसिस पे ग्रुपिंग करी कि स्टेम हार्ड है या सॉफ्ट है, कोई कहे ईटिंग हैबिट्स के, कोई कहे कि वो कहाँ रहते हैं, ये एनिमल्स के लिए हो सकता है ना, कोई कहे कि भाई उनमें फ्लावर प्रेजेंस है या नहीं है, अलग अलग चीज़ों पर ग्रुपिंग हो सकती है। So you may have grouped animals based on various features such as कि वो क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, what color are they and how they move। किसी भी चीज़ पे आप कर सकते हो। Now what is the importance of grouping? Grouping makes it easier to understand and study the plants and animals on the basis of their similarities and differences। यही बात अभी हमने करी। ग्रुपिंग से क्या होता है, हमें क्यों ग्रुपिंग करनी है? We have to group because it makes study of plants and animal easier on the basis of similarities and differences। ठीक है, समझ आया। अब प्लांट्स को कैसे ग्रुप करना है? सबसे पहले प्लांट्स को पकड़ते हैं। तो सबसे पहले तुमने नोटिस करा होगा प्लांट शो, बेटा हाईलाइट करते चल रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बड़े बदतमीज हो, गलत बात है। बुक को लेके आओ बेटा, किताब खोल लो, उसमें धूल जम रही है उसको पोंछ लो, है ना, स्टडी कर लो। चलो, वेरी गुड, come on। So you must have noticed that plants show a variation in the features related to stems, leaves, flowers and more। तो बहुत वेरिएशन है stems में, leaves में, flowers में, more में। The stems of different parts plants vary in thickness। अलग अलग प्लांट में क्या हो सकता है? मोटी थैम, लंबी, हार्डनेस, ये सब चीज़ें वेरी कर सकती हैं स्टेम की। सेम गोज फॉर लीव्स। भाई कहीं पे लीव का कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, ये सब कुछ चेंज हो सकता है। सो यू माइट हैव आल्सो लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब, शर्ब, ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट। पिछली क्लासेस में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि प्लांट्स तो 3 टाइप के होते हैं। कौन से भैया? एक होते हैं हर्ब्स, छोटे छोटे, एक होते हैं श्रब्स, उससे थोड़े बड़े बड़े, एंड आते हैं ट्रीज, एकदम बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। ठीक है, तो एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होते हैं। तो कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं, रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम। तो देखो, यहाँ पे आप लोग जानते हैं ट्री क्या होता है। ट्री मुझे आपको नहीं समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा ना, नहीं समझाना पड़ेगा ना, वेरी गुड। तो ट्री आपको क्या है? एग्जाम्पल क्या है? मैंगो ट्री। सेम गोज फॉर, अब आते हैं श्रब, प्लांट्स थोड़े छोटे। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री। दीज प्लांट ऑफन हैव ग्रोन brown woody stem and are start branching very close to the ground. These stems are hard but not as thick as a tree. इनको क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं। ये प्लांट्स छोटे होते हैं, जमीन के पास ही रहते हैं। जैसे कि रोज का प्लांट, कभी आपने रोज देखा है तो इतना, यहाँ तक मैक्सिमम इतना ही जाएगा, इतने में ही वो उगता रहेगा, इतने में ही वो प्लांट वो फूल देता रहेगा। तो ये श्रब है। वहीं पे कुछ होते हैं एकदम बहुत छोटे, जैसे घास,
है ना, तो उन्हें क्या कहा जाता है, हर्ब्स। एकदम छोटे छोटे, टमाटो का प्लांट एकदम नीचे जमीन पे फैला रहता है, वो हर्ब्स है। इसके अलावा भी दोस्तों एक कैटेगरी नई निकल के आती है, उसको कहते हैं क्लाइंबर एंड क्रीपर। क्या होते हैं क्लाइंबर, क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ मेरे सामने रखी हुई है एक क्या मनी प्लांट, है ना, वो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, नहीं कैमरा घूम जाएगा। तो बट मनी प्लांट अगर आप लोगों ने देखा होगा, व्हाट इज दैट, दैट इज अ क्लाइंबर, कि वो ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं चढ़ता जाएगा, जिसको कहते हैं बेल हिंदी में। ऐसे होते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या करते हैं, क्रीपर्स जमीन पे ही फैलते रहते हैं। तो ये कुछ टाइप ऑफ प्लांट थे। अब यू मे हैव ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट। अब पहला वेरिएशन देखो, ग्रुपिंग करनी थी ना, पहली ग्रुपिंग हमने किस बेसिस पे करी, कि वो हर्ब्स है, शर्ब्स है, ट्रीज है, क्रीपर है या क्लाइंबर है, ठीक है, पहली ग्रुपिंग। अब आते हैं दोस्तों दूसरे टाइप की ग्रुपिंग पे। यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कि उनके पास लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो, किसी भी पत्ती को जब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा उस पर पतली पतली लाइनें हैं, लाइनें। और ये लाइनें और कुछ नहीं है, इन्हें कहा जाता है वेन्स, है ना। जैसे हमारे अंदर क्या होती है, वेन्स होती है ना, ये देखो दोस्तों, दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं, वेरी नाइस। तो वेन्स जो होती हैं ये प्लांट्स में भी होती हैं, तो पत्तों में होती हैं। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। और क्या पैटर्न है एक पत्ते में, इसको कहा जाता है वेनेशन। आइए ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो हिबिस्कस लीफ है, इसमें कुछ इस टाइप का वेनेशन होता है, जहां पर एक सेंटर वेन जाती है, उसके अंदर से छोटी छोटी वेन निकलती है, ठीक है, इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पतली पतली लाइन से सेंटर उससे होती हुई वेन्स निकल रही हैं, और इनको कहा जाता है पैरेलल वेनेशन। और ये आपको बनाना लीफ में देखने को मिल जाती हैं। एंड फिर आता है अगेन ग्रास लीफ विद पैरेलल वेनेशन। ग्रास लीफ क्या होती है, उसमें सीधी सीधी पैरेलल वेनेशन होती है, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा स्टडी भी कर लेते हैं। तो देखो, तो in some leaves you can observe a net pattern veins on both side of thick middle vein। देखो, नेट जैसा पैटर्न होता है, जहाँ पे एक तो मिडिल वेन होती है, उसके अलावा सब नेट जैसा फैला होता है, इसको कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। इसको जी आप हाईलाइट कर लो, मैंने प्रॉपरली हाईलाइट नहीं करा, वेरी नाइस। तो अब इसका एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस का जो प्लांट होता है ना, उसकी जो लीव्स होती है वैसी होती है। अब कुछ जगह पे क्या होता है, आप पैरेलल देखोगे, आप ये आपको दिखाया मैंने, इनको कहा जाता है पैरेलल वेनेशन। इसका एग्जांपल भी दे दिया है, इसको भी अपन कर लेंगे हाईलाइट, ठीक है जी। चलो, तो अभी हमने क्या करा, एक तो हमने हर्ब, शर्ब, ट्री, क्लाइंबर, क्रीपर, इसमें डिवीजन कर लिया। दूसरा हमने रेटिकुलेट वेनेशन होता है कि पैरेलल वेनेशन होता है, इस पे हमने डिवीजन कर लिया। एंड अगला अब हम करेंगे रूट्स पे, कि उसकी रूट्स कैसी है, आइए देखते हैं। तो देखो दोस्तों, दो टाइप का रूट सिस्टम हो सकता है। सबसे पहला, ये पहला प्लांट देखो, ठीक है, ये क्या है, मस्टर्ड का प्लांट है। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट। आप देखो कि एक मेन रूट आ रही है, एंड उस मेन रूट के बाद स्मॉल साइड रूट अराइजिंग फ्रॉम इट, छोटी छोटी साइड रूट निकल रही है। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो इस मेन रूट को कहते हैं टैप रूट, और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं टैप रूट सिस्टम, ठीक है। टैप रूट वाला क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम क्या होता है, टैप रूट वाला रूट सिस्टम, रूट्स कैसी हैं उसकी। अब वहीं पे अब दूसरा देखो, ये एक दूसरा प्लांट है, कॉमन ग्रास, जिसे घास कहते हैं, घास। तो द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर्स एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज रूट। यहाँ पे आपको एक जैसे साइज के कई सारे रूट्स दिख रहे हैं। इस टाइप के सिस्टम के रूट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे रूट्स को कहते हैं फाइबरस रूट्स, क्योंकि ये फाइबर जैसी लग रही है देखने में। तो आपको दो नई कैटेगरी और मिली। अब देखो, कहीं ना कहीं लिखते चलो। सबसे पहले हमने डिवीजन करा हर्ब, शर्ब, ट्रीज, क्लाइंबर और क्रीपर में। अगला डिवीजन करा पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन में, कि भाई कैसा स्ट्रक्चर है लीव्स का। अगला हमने करा कि टैप रूट होता है कि फाइबरस रूट हो सकता है ना। इन सब चीजों पे हम प्लांट्स को डिवीजन कर सकते हैं साइंटिफिकली। समझ रहे हो बेटा? चल आगे बढ़ते हैं। ओके जी यस। सवाल ये है, किसी एक बच्चे ने ये पूछा टीचर से कि क्या मैडम ये बताइए कि क्या कोई तो रिलेशन है, क्या है रिलेशन, नहीं रिलेशन, आई एम सॉरी गाइस, क्या कोई रिलेशन है बिटवीन के लीफ ऑफ वेनेशन, मतलब वेनेशन जो है लीफ पे, और रूट जो है, टाइप ऑफ रूट जो है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? आइए पता करते हैं। तो टीचर ने बहुत तगड़ा एग्जाम्पल कराया, ये तुम करते रहना, और जो कंक्लूजन निकाला वो आइए आपको बताते हैं। कंक्लूजन ये निकाला, जनरली प्लांट्स जिनके पास लीव्स में रेटिकुलेट वेरिएशन होता है, उनके टैप रूट्स होते हैं।
और वहीं पे प्लांट्स जिनका पैरेलल वेनेशन होता है उनके फाइबरस रूट्स होते हैं। समझ आया? तो ये याद रखना है। तो जिनका रेटिकुलेट वेनेशन होगा उनके टैप रूट होंगे, और जिनका पैरेलल वेनेशन होगा उनके फाइबरस रूट्स होंगे। वेरी सिंपल, वेरी नाइस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक और चीता निकल के आया। भाई एक का टीचर ने आंसर करा, एक और चीता आया, उसने बोला कि मैम अब रिलेशन की बात हो ही रही है तो ये भी बता दो कि रिलेशन सीड ऑफ प्लांट के प्लांट का सीड कैसा है और उसका जो रूट और लीफ वेनेशन है उसका जो टाइप है, क्या इनमें भी कोई सिमिलैरिटी है और क्या सारे सीड एक जैसे होते हैं? तो आइए समझते हैं। तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना। अरे मैं ही तो नहीं कट रहा हूँ, थोड़ा जूम आउट करके ऊपर कर दूं। अब नहीं कट रहा हूँ ना, भरोसा है मुझे तुम पे। ईच पार्ट इज अ कॉटिलेडन। तो देखो, एक सीड के कई बार सीड को दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप एक सीड देखो, ठीक है, ये सीड जो है ये दो पार्ट में उग रहा है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ठीक है। तो इस सीड के हर पार्ट को कहा जाता है कॉटिलेडन। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनके पास डबल सीड होते हैं, ऐसे ऐसे। चिकपी क्या होता है? चना। चना देखा है, चना हमेशा ऐसा लगता है दो तरफ से ऐसे तोड़ दो चना, है ना। राजमा बट कैसा होता है? एक होता है, ध्यान से देखना। तो चना जो है वो क्या है? वो डाइकोटिलेडन है क्योंकि उसमें दो डाइकॉट है ना, दो कॉटिलेडन है। डाइकॉट का मतलब होता है दो। वहीं पे मेज हैज अ सिंगल थिन कॉटिलेडन। मेज क्या हो गया आपका? भुट्टा। भुट्टे में आपने देखा सिंगल दाना होता है, तो वो उसमें क्या है? सिंगल कॉटिलेडन है, तो इसे कहा जाएगा मोनोकॉटिलेडन या फिर मोनोकॉट, है ना। मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू। तो मोनोकॉट या डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब सिंगल सीड, डाइकॉट मतलब डबल सीड। तो अब इनके बीच में रिलेशन क्या है मैम, ये तो बताइए। रिलेशन देखो ये है कि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, अरे हट जा, डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें अक्सर रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है, और जहां रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है वहां तो आपको याद ही है, वहां तो टैप रूट सिस्टम होता है दोस्तों। वाओ वाओ, क्या बढ़िया हो गया। वहीं पे अब जहां मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं वहां पे हो जाता है पैरेलल वेनेशन, और जहां पे पैरेलल वेनेशन होता है वहां क्या होता है? फाइब्रस रूट्स। फिर से बोलो बच्चों, वाओ, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया बहुत देर लगा कि हमने अलग अलग सिस्टम निकाल दिए और सारे प्लांट्स को हमने ग्रुपिंग कर डाली, बढ़िया करी। और फाइनली हमको कुछ बच्चे रिलेशन भी मिल गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जी एनिमल्स की, जानवरों की। तो देखो अगेन, जानवरों की वैरायटी कम नहीं है हमारे समान, बहुत टाइप के जानवर हैं, ठीक है। अब आइए इनको कुछ कोशिश करते हैं इनको ग्रुप करने की। यहाँ पे डिफरेंट, अब सबसे पहले यहाँ समझो, अरे कट तो नहीं रहा, फिर से कंटेंट कट जाएगा दोस्तों। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। हर एनिमल का अलग अलग मूवमेंट है। कुछ उड़ते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ हॉप करते हैं, कुछ जंप करते हैं, एंड सो ऑन। दीज एनिमल यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ लोग तो इवन विंग्स यूज करते हैं, कुछ लेग्स यूज करते हैं, और कुछ अलग अलग बॉडी पार्ट यूज करते हैं। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करा है मूवमेंट ऑफ प्लांट्स को। अब इसके बेसिस पे हम ग्रुप कैसे कर सकते हैं ये पता करेंगे। उसके अलावा मेनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर। इसके अलावा भी बहुत कुछ चेंज होता है। तो सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ग्रुपिंग एनिमल ऑफ वेरियस वेज। आइए देखते हैं। जैसे प्लांट में हमने भयंकर डाइवर्सिटी को समझा था, ऐसे ही एनिमल्स में भी हम बहुत तगड़ी डाइवर्सिटी को समझ लेंगे दोस्तों। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। उससे पहले जरा जानकी अम्माल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जानकी अम्माल एक इंडियन बॉटनिस्ट थी जिन्होंने अपनी पूरे जीवन डेडिकेट कर दिया एनवायरमेंटल वर्क के लिए, और उन्होंने क्या करा है, प्रिजर्व करा इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। शी प्लेड अ की रोल इन सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। अब भैया वो सेव साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। भैया ये होता क्या है? अरे रोको दो बेटा, नीचे आगे देखो। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है? तो पलक्कड डिस्ट्रिक्ट केरला में एक बहुत शानदार फॉरेस्ट हुआ करता था, आज भी है। इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो होता क्या है, इस बहुत प्यारे से फॉरेस्ट में एक कुंटी पूजा रिवर पड़ती थी। उस कुंटी पूजा रिवर पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाने का प्रपोजल सरकार को दिया गया, जो कि ऑलमोस्ट एक्सेप्ट भी होने वाला था, और ये लगभग 10 साल तक चला। सोच रहे हो इसका पूरा लफड़ा। और तो अगर यहाँ डैम बनता तो पूरा जंगल को काटना पड़ता,
बट कई लोगों से, जैसे कि जानकी अम्माल जैसे लोगों ने, जो कि वहाँ रहते भी नहीं थे, वो आगे आए और वो इस चीज़ को समझे कि यार हमारे पास एक ही प्लेनेट है, 75 नहीं है। तुम इसकी सारा पेड़ पौधे काट दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ सांस लेंगे, क्या बिल्डिंगें खाएंगे। तो वो लड़े, उन्होंने गवर्नमेंट को समझाया कि भाई ये गलत हो रहा है, इस प्लांट को हम प्रिजर्व करके रखेंगे, इस पूरे फॉरेस्ट को, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। तो दिस वॉज कॉल्ड द साइलेंट वैली मूवमेंट। समझ आया? बहुत शानदार। अब बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल इन आवर सराउंडिंग। तो भाई देखो अलग अलग प्लांट होते हैं। कुछ के प्लांट जो होते हैं, कुछ जैसे फिश होती है, प्लांट बोल दिया क्या मैंने, एनिमल दोस्तों, एनिमल, आई एम सो सॉरी। तो देखो फोटो समझो हमेशा, फोटो समझ में आएगा, बहुत शानदार। तो देखो फिश होती है, वो स्विम कर पाती है, क्यों? क्योंकि उनके पास फिन्स होते हैं। ये देख रहे हो, दिस इज फिन, दिस इज फिन, फिन फिन। अ गोट वॉक्स ऑन ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ लेग्स। अब गोट जो है वो चल पाती है विद द हेल्प ऑफ लेग्स, क्योंकि उनके पास लेग्स हैं। तो बॉडी पार्ट अलग अलग यूज हो रहे हैं। अब आइए इसी बॉडी पार्ट के बेसिस पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे। डिवीजन क्या हो ही गया, अलग अलग। ओके दोस्तों, तो देखो बात ऐसी है कि अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि वो चलते कैसे, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं। तो आइए देखते हैं अलग अलग ऑब्जर्वेशन क्या है। तो एक क्लास में एक बार डिस्कशन हो रहा था, तो भाई एक बच्चे को याद आया कि मैम ये जो कैक्टस होता है ना, ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत मोथिक प्लांट होता है और इसकी फ्लैशी स्टेम्स होती हैं और ये राजस्थान जैसे डेजर्ट में पाया जाता है जहाँ पानी ही नहीं है बिल्कुल। और वहीं पे माया को याद आया, अरे हाँ मैं तो जब पहाड़ों पे गई थी मनाली अपने फैमिली के साथ, तो वहाँ पे मैंने देखा था एक देवदार का ट्री था हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में, कि वो जो ट्री है एकदम कोनिकल शेप का था। यहाँ देख पा रहे हैं आप, अच्छा मैं हूँगा इसके ऊपर, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कोनिकल ट्री होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है और ये स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं। तो नोटिस करिए कि ये दोनों ट्री प्लांट जो है आपस में कितने डिफरेंट हैं और ये कितने डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं, है ना। एक माउंटेन में पाया जा रहा है और एक कहाँ पाया जा रहा है, बिल्कुल एकदम बर्फ, क्या बोलते हैं, गर्मी वाले रेगिस्तान में। और दोनों में बहुत ज़्यादा फीचर्स का डिफरेंट भी है। तो देखो, there is a very little water available in desert. A hot desert is typically very hot during day and very cold at night. ये सही बात है कि भाई हो क्या रहा है, इतना डिफरेंस चेंज आ क्यों रहा है? Why does biodiversity of region vary from one to another? तो इसका रीजन ये है क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट है। क्योंकि भाई डेजर्ट में पानी बहुत कम है ना। वहाँ पे दिन में एक्सट्रीम गर्मी होती है, रात में एक्सट्रीम सर्दी होती है। तो वहाँ क्या आप देख पाओगे, वहाँ देखोगे प्लांट और एनिमल जो है उनका जो टॉलरेंस है और वो सर्वाइवल जो है वो बोथ ऐसा है कि वो इस कंडीशंस को सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। द फ्लैशी स्टेम जो होती है इन प्लांट की, किसके, कैक्टस की, क्या करती हैं, वाटर को स्टोर कर सकती हैं बहुत दिनों के लिए, जिससे वो दिन भर की हॉट कंडीशंस को हैंडल कर सके, है ना। और रात में नॉर्मल हो जाता है। और वहीं पे जो क्या है, माउंटेन्स हैं उनमें बहुत कोल्ड रहता है ना, और अक्सर स्नोफॉल हो जाती है। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ। अब ये जो कोनिकल शेप है ना, ये ऐसे नहीं है भगवान को अच्छा लगा तो लाउड ट्रायंगल बना देते, नहीं, इसलिए बनाया ऐसा क्योंकि अगर बर्फ गिरेगी तो वो कहीं रुकेगी नहीं, वो टक 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 नीचे गिरती चली जाएगी, वरना पूरा पेड़ दब जाएगा ऐसे। तो समझ आया? सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ बाय नाउ दैट बायोडाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशन। तो सवाल जो ऊपर पूछा गया था उसका उत्तर यहाँ दे दिया गया है कि डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कंडीशन डाइवर्स है। समझ आया? तो अब ऐसे ही ऊंट के दो फोटो देखो। ये क्या है, एक ऐसा ऊंट है जो राजस्थान में रहता है, एक ऐसा ऊंट है जो लद्दाख में रहता है। लद्दाख में अतः ठंड पड़ती है और राजस्थान में अतः गर्मी पड़ती है। डिफरेंस देखो इन दोनों के, कहीं मैंने, हाँ, अब इन डेजर्ट फूड अवेलेबल है नहीं आसानी से, तो कैमल भाई जो क्या करते हैं, अपने हम्प में स्टोर करते हैं। अब कैमल जो हॉट डेजर्ट वाला है ना, उसके पास एक ही हम्प था और ये हेल्प करता है कि वो सरवाइव कर सके फूड की स्कैर्सिटी से। जब पानी मतलब एकदम कम हो जाएगा, खाना नहीं बचेगा ये। और कैमल जो कोल्ड डेजर्ट में है, उस भाई साहब के 2 हम्प थे, देख लो फोटो देख लो, ये देखो 2 हम्प है, उसके पास एक है। अब इसके पास ऐसा क्यों है? ये 2 हम्प जो हैं लेट विंटर्स में एकदम हेल्प करते हैं ज़्यादा खाना स्टोर करने में, क्योंकि हॉट डेजर्ट में एटलीस्ट रात का टेम्परेचर नॉर्मल है तो रात में खाना मिल सकता है। कोल्ड डेजर्ट में तो कभी कभी महीनों बीत जाते हैं खाना मिलते, क्योंकि इतनी बर्फ़ पड़ती है, तो इसीलिए वो हेल्प करता है। अब वहीं पे लॉन्ग आप देखोगे कि जो ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक, कि मतलब बाल ज़्यादा होते हैं लद्दाख वाले कैमल के एज कम्पेयर टू नॉर्मल। क्यों होंगे भी, क्योंकि ठंड के कैसे बचोगे। और क्या फीचर्स हो सकते हैं,
देखो कैमल जो है वो बहुत कम, जो राजस्थान के डेजर्ट है वो एक्सक्रीट बहुत कम करते हैं, सुसु उसु बहुत कम जाते हैं, पॉटी भी बहुत ड्राई जाते हैं। वाई? क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल भी पानी नहीं निकालती, उन्हें पानी की ज़रूरत है। अगर वो स्वेट करके सुसु करके पानी निकाल देंगे तो वो जिएंगे कैसे? तो कैमल डू नॉट लूज वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। समझ आया? एंड ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो ना कि एक ही प्लांट है बट इतना डिफरेंस है कि भाई एक कैमल आप देख रहे हो ऐसा है, एक कैमल वैसा है। सेम चीज प्लांट्स में भी है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट होता है रोडोडेंड्रन्स, वो टिप अलग अलग हो सकता है। रोडोडेंड्रन्स आप नीलगिरी के पहाड़ों में देखोगे तो ऐसा दिखता है इतना सुंदर, और वहीं पे आप ये सिक्किम में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है। देख रहे हो कितने डिफरेंट है। So even plants as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the condition of those region, है ना, कि उस कंडीशन को वो सर्वाइव कर पाए इसलिए। तो अब इससे हमें समझ क्या आया? इससे समझ हमें ये आया, ध्यान समझो, we have learnt that plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive। फिर से बोलो मेरे साथ ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का, यही है सब। हमने ये सीखा कि प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर रीजन में जो रहते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं वहां पे फिट करने, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अब द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड adaptations। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज adaptations। आई होप मैंने इतना आसान करके आप लोगों को समझाया है कि अब हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। तब भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, ठोक दो कमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। एक और डेफिनेशन कि भाई क्या आपने तो कहा था भैया इनका कुछ अलग होता है, शेर तो डेन में रहता है, फलाना फलाना, बचपन में हमने सीखा था भैया। नहीं, वो नहीं। प्लांट्स और एनिमल्स जिस जगह पे बिलोंग करते हैं ना उसे कहते हैं उनका हैबिटेट। और ये हैबिटेट का मतलब ये नहीं कि गुफा, नहीं, हैबिटेट का मतलब वो कंडीशन कि वो गर्मी में, प्लेन्स पे, है ना, एक जनरल ज्योग्राफिकल टर्म्स में बताओ। फॉर एग्जांपल एक सी टर्टल का हैबिटेट क्या हो सकता है कि सी हो सकता है या ओशन हो सकता है। अब वो ओशन के अंदर वो गुफा में रहे कि कहीं रहे वो अलग चीज है, बट उसका हैबिटेट क्या है? ओशन है। एक कैमल का हैबिटेट हो सकता है होल्ड, एक डेजर्ट, कोल्ड हो सकता है, हॉट हो सकता है, वो अलग चीज है। एक रोडोडेंड्रन का जो प्लांट होता है इसका हैबिटेट हो सकता है माउंटेन्स। तो समझ रहे हो, द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और बाकी जितनी भी नीड होने चाहिए सर्वाइवल के लिए। इनमें से कई प्लांट और एनिमल जो है वो सेम हैबिटेट शेयर करते हैं। ओशन में हजारों वो रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, राइट, एक थोड़ी रहता है। तो सलीम अली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको कहा जाता है द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इंडिया में बर्ड्स के बारे में बहुत अच्छी स्टडी करी है, डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, है ना। इन्होंने कई ऐसे रीजन थे जहां बर्ड ज़्यादा आती थी, उनको गवर्नमेंट से बोल के नेशनल पार्क बनवा दिया। जैसे क्यूलाडियो नेशनल पार्क भरतपुर में है, और क्या लिखा है ये, रंगनीतिथु बर्ड सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। नाम जो भी हो आप लोग कंफर्म कर लेना। रंगनातिथु बर्ड पार्क ये कहाँ है? मंड्या, कर्नाटका में, कर्नाटका। ओके, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी गाइस। तो इन्होंने 10 किताबें लिखी, सोचो, बुक्स के ऊपर, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। और इनको पद्म विभूषण भी मिला 1976 में। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat। तो अब ये आप चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि वो प्लांट जो और एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, है ना। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, ये सब क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। अब वो सारे प्लांट और एनिमल जहाँ वाटर में रहते हैं उन्हें कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, जैसे कि रिवर, लेक, ओशन, पॉन्ड। सिमिलरली कुछ फ्रॉग जैसे अजीब व गरीब जानवर, एकदम खास, स्पेशल, वो ऐसे भी होते हैं जो पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। और अब ध्यान से सुनो, What would happen if the habitat of a plant or animal is damaged? Important question। कि अगर क्या होगा कि किसी प्लांट या एनिमल का हैबिटेट डैमेज हो जाए, कि आप फिश को उठाओ और अपने घर में लाके पॉन्ड में रख दो, ओशन हटा दो दुनिया से, तो क्या होगा?
या शेर को लाके रोडों पर छोड़ दूँ तो क्या होगा। तो इसका आंसर देने के लिए अपनी मम्मी से कभी ये पूछना कि मम्मी या पापा, आपके टाइम पे जितने जानवर या चिड़ियाँ दिखती थी क्या आप उतनी दिखती? वो कहेंगे नहीं। मतलब हुआ क्या? मतलब ये जो प्लांट, ये जो एनिमल्स हैं, अगर आप इनका हैबिटेट डैमेज कर दोगे तो विद टाइम खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो? हिंदी में कहते हैं इसको विलुप्त हो जाना, कि वैनिश हो जाना, खत्म हो गई ये दुनिया से। जैसे कि तो बंगाल टाइगर है, चीता है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये 3 जानवरों को ध्यान से देखो, इतने सुंदर जानवर है। बंगाल टाइगर, दुनिया में टाइगर सबने देखा होगा ना, मतलब रियल में नहीं बट सुना सबने। आपको पता है ये शायद अब मुश्किल से बहुत गिनती के बचे have declined in India due to loss of natural habitat। अब प्लांट इतने कम करते जा रहे हैं कि इनके लिए जगह नहीं बची। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सेवरल प्रोजेक्ट्स निकाले हैं इनको बचाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बंगाल टाइगर दुनिया में खत्म होते जा रहे थे। ठीक है, सो अब आप ये चीज़ समझ गए हो। एंड इसी के साथ एक और ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसको कहते हैं सैक्रेड ग्रूव्स। तो क्या कहा जाता है, अलग अलग जगह पे जहाँ पे बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पे बहुत से हैबिटेट है, उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है सेक्रेड ग्रूव, कि क्या है ये नेशनल फॉरेस्ट है ना। ताकि क्या हो, गवर्नमेंट ये फिगर आउट कर दे, दुनिया को बता दे कि देखो ये एरिया जो है ना, इसमें ना कोई कंस्ट्रक्शन होगा, ना कोई पर्टिकुलर घर बनेंगे, केवल और केवल ये एनिमल्स के लिए। समझ गए? सो बस ये था। एंड लेट्स गो, इसी के साथ चैप्टर हमने कर लिया है समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो मजेदार लगी होगी, चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। मैं पूरी मौज मस्ती के साथ पढ़ाता हूँ, है कि नहीं? कमेंट करके बताओ मस्ती आई कि नहीं आई, क्योंकि मस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, मौज मस्ती होती रहनी चाहिए ना। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर की होगी प्रॉबेबली इसकी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।